हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बैलेंस शीट का फंडा। ऐसी तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि किसी भी बैलेंस शीट को पढ़ने या समझने में बेहद बेहद जरूरी है, यानी कि एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। सबसे पहले आपने किसी बैलेंस शीट में ऐसे टर्म्स जरूर देखे होंगे और आप बिल्कुल डर गए होंगे कि इन टर्म्स को कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए और इनका मतलब क्या। जैसे कि प्रॉपर्टी, प्लांट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, करंट एसेट्स वगैरह वगैरह। तो ये सब है एसेट्स। ओके, अगर ये एसेट्स हैं तो इनमें ऐसी क्या खूबियां हैं या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके कारण हम इन आइटम्स को एसेट्स की कैटेगरी में डिफाइन या आइडेंटिफाई करेंगे। फर्ज करते हैं सिंपल से एग्जांपल से कि आप एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रन करते हैं जहां आप करीब डिफरेंट साइजेस के शर्ट्स प्रोड्यूस करते हैं यूजिंग स्विंग मशीन। अब ये स्विंग मशीन क्या उस कंपनी के लिए एसेट है या नहीं? अगर ये एसेट है तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल करती हैं जिससे हम समझे कि हाँ, ये कंपनी के लिए एसेट्स है। चलिए, तो उन चेक्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिनसे ये पता चलेगा कि हाँ, ये पर्टिकुलर सेलिंग मशीन इज एन एसेट फॉर द कंपनी। क्या कंपनी का इन मशीन्स के ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल है? कंपनी जब चाहे तब उस मशीन को यूज करे और जब चाहे तब प्रोडक्शन बंद कर सकती है? हाँ। क्या कंपनी के लिए रिसोर्सेस है? जी हाँ, कंपनी के लिए एक मशीन या ये 50 मशीन्स रिसोर्सेस हैं। क्या कंपनी ने कुछ पास्ट इवेंट्स के थ्रू इनका कंट्रोल लिया है? हाँ, 1 साल पहले या 6 महीने पहले या 5 महीने पहले कंपनी ने इन मशीन्स को परचेस किया था और जिस कारण ये कंपनी के लिए रिसोर्सेस है और कंपनी का उन पर आज पूरा पूरा कंट्रोल है। राइट। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, आपका लैपटॉप। क्या आपका लैपटॉप आपके लिए एक एसेट है? तो आप चेक करेंगे क्या ये मेरे लिए रिसोर्सेस है? हाँ, इस पे मैं अपना एडिटिंग का काम करती हूँ। क्या मेरा 100% कंट्रोल है? बिल्कुल, मैं अपने छोटे भाई को ये लैपटॉप खेलने के लिए नहीं दे सकती। थर्ड, क्या मैंने किसी पास्ट इवेंट के थ्रू इस लैपटॉप का कंट्रोल दिया है? हाँ, 6 महीने पहले ही मैंने इस लैपटॉप को परचेस किया। तो कितना आसान है ये तीन टेस्ट आइडेंटिफाई करना, है ना? अब आगे बढ़ते हैं। क्या कंपनी या क्या आप खुद इससे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स आइडेंटिफाई करने वाले हैं? तो क्या इस सीविंग मशीन को यूज करके कंपनी माल प्रोड्यूस करके उस माल को बाजार में बेचकर पैसा कमाएगी? बिल्कुल। अब ये एसेट होल्ड करने का बेनिफिट किसको मिलेगा? डेफिनेटली जो उसका ऑनर है। तो इस केस में इस स्विंग मशीन का ऑनर कौन? डेफिनेटली द कंपनी इटसेल्फ। सो इस तरह से हमने देखा कि ये क्विक चेक्स हम लगाकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी आइटम कंपनी के लिए एसेट है या नहीं। अब ये भारी भरकम टर्म बैंक लोन हर किसी बैलेंस शीट में हमें मिल जाएगा। ये लोन क्या है? कंपनी के लिए एसेट है या लायबिलिटी है? आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि क्या ये कंपनी के लिए एसेट है या लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी या लायबिलिटीज को कैसे डिफाइन किया गया है? सो लायबिलिटीज का मतलब सरल भाषा में अगर कहें तो ऑब्लिगेशन होता है, यानी कि दायित्व। अब अगर मैंने लोन लिया तो मुझे उसे पे करना है, तो क्या उसका पेमेंट मेरे लिए एक दायित्व हुआ? क्या कोई ऑब्लिगेशन हुआ? मैंने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी अपने घर को या अपने फैक्ट्री को चलाने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, तो क्या इस इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट होना है? हाँ, बाकी है। तो क्या ये मेरे लिए लायबिलिटी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर हम बड़ी पिक्चर से देखें तो ये मेरे लिए एक्सपेंस भी है और उसी समय ये मेरे लिए
ऑब्लिगेशन भी है क्योंकि मैंने इस एक्सपेंस को पे आउट नहीं किया है। तो ये पेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरे लिए लायबिलिटी भी हुआ और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हुआ। अकाउंट्स पेबल, मैंने 50 में से 10 मशीन क्रेडिट पे खरीदी। क्रेडिट पे खरीदी मतलब मैंने कहा कि इन मशीन्स का पेमेंट मैं आपको 3 महीने बाद दूंगी। तो क्या मेरे लिए इन 3 मशीन्स के लिए कुछ पेएबल अमाउंट रहा? बिल्कुल मेरे लिए पेएबल अमाउंट रहा। आगे बात करते हैं। तो लायबिलिटीज काफी क्लियर हुई। लायबिलिटीज का मतलब हुआ सिंपली ऑब्लिगेशन। अब हम बात करें क्या कोई क्विक चेक्स है? बिल्कुल, लायबिलिटी है या नहीं, एसेट के लिए तो हमने समझ लिए। ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स लायबिलिटी है या नहीं, उसके लिए क्विक चेक्स इस तरह है। क्या ये ऑब्लिगेशंस है? हाँ, इनका भुगतान करना हमें जरूरी है, जैसे टैक्सेस जिनका भुगतान करना हमें काफी जरूरी होता है। क्या ये बिजनेस में अराइज हुए हैं? हाँ जी, ये बिजनेस में अराइज हुए हैं। कैसे? 3 महीने पहले, राइट, मैंने 10 मशीन्स के लिए अकाउंट्स पेबल खड़े करे, है ना, कि मैं इन मशीन्स का पेमेंट आपको 3 महीने बाद दूंगी। तो आज की तारीख में ये लाइबिलिटीज मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में खड़ी है बिकॉज ऑफ द पास्ट इवेंट्स। अब अगर मैं इन लाइबिलिटीज को पे आउट करूंगी, अगर मैं इस इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे आउट करूंगी आज जो कि आउटस्टैंडिंग है, अगर मैं उस बैंक लोन को पे आउट करूंगी आज जो कि आउटस्टैंडिंग है, क्या ये पेमेंट मेरे पॉकेट पे कोई इम्पैक्ट डालेगा? बिल्कुल, इससे मेरा कैश आउटफ्लो होगा, राइट। और अल्टीमेटली ये लायबिलिटी किसके लिए है? मेरे लिए है। तो ये बात हो गई लायबिलिटीज की। अब बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म जो कि है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या और ये बैलेंस शीट का थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्यों है, आइए समझें। इक्विटी बेसिकली हम बोलते हैं जो इक्विटी में पार्टिसिपेट करता है उसे कुछ रिटर्न मिलता है, कुछ उसे कुछ रिस्क बेयर करनी पड़ती है और एट द सेम पॉइंट उसको ऑनरशिप भी मिलती है। तो इक्विटी का मतलब क्या? बेसिकली इक्विटी इज एन इन्वेस्टमेंट। जब आप इन्फोसिस के शेयर परचेस करते हैं तो क्या वो एक आपके लिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट हुआ? जी हाँ, आप वहां पर एक भागीदारी लेते हैं कि कंपनी के, मान लीजिए 1 लाख शेयर्स में से आपने 10% शेयर परचेस करे, यानी कि 10,000 शेयर परचेस करे, तो आपने एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया और कहा कि मैं इस कंपनी की 10% रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। कंपनी ने कहा चूंकि आप 10% रिस्क लेने के लिए तैयार है, हम आपको 10% की ऑनरशिप देते हैं। साथ ही आप कंपनी के जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उसमें 10% के भागीदार रहेंगे रिटर्न्स के। तो आपका रिटर्न रहेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स। कंपनी ये बता रही है इस तरह से कि आपने जब 10% की भागीदारी ली, मतलब ऑनरशिप ली, तो आप 10% की टोटल रिस्क के 10% के भागीदार हुए। और चूंकि आपने भागीदारी ली और आप रिस्क बेयर कर रहे हैं, आपको 10% रिटर्न दिया जाएगा कंपनी के सारे मुनाफे में से जो उस स्पेसिफिक ईयर में या उस स्पेसिफिक पीरियड में हुए। तो इक्विटी का मतलब कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द शेयर कैपिटल। सो जब भी आप इक्विटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, आपको वो कंपनी उस पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन का, यानी कि परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉसेस प्रोवाइड करती है। अब और समझें अगर इक्विटी के बारे में, तो इक्विटी को रेसिडुअल इंटरेस्ट भी कहा गया है, यानी कि कंपनी आपको आपका पैसा कैसे देगी? बाय वे ऑफ रेसिडुअल इंटरेस्ट। यानी कि जब कंपनी ने अपने सारे ऑब्लिगेशंस, सारी लायबिलिटीज पे आउट कर दी और जो कुछ बचा दैट इज रेसिडुअल, उसके बाद में आपको एज अ इक्विटी होल्डर पेमेंट किया जाएगा
किसमें से? कंपनी के एसेट्स में से। ये कब होगा? अगर मान लीजिए कंपनी वाइंड अप हो गई है, तो उस केस के अंदर इक्विटी होल्डर होने के कारण जो कंपनी के पास में शेष रहा, अपनी सारी ऑब्लिगेशंस को पे करने के बाद में उसे इक्विटी कहा जाएगा। अब इक्विटी को कैसे डिनोट किया जाता है? इक्विटी को किसी कंपनी की बैलेंस शीट में दर्शाया जाता है सम ऑफ टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस इफ एनी। यानी कि कंपनी का टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व इज इक्वल टू इक्विटी। इक्विटी का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो इस तरह से हम इन दो चीजों को रिलेट कर सकते हैं। रेसिडुअल इंटरेस्ट इज इक्वल टू इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। अब बात करते हैं दो नंबर्स लेकर। अगर मान लीजिए टोटल एसेट्स कंपनी के 7.5 लाख है और आउटसाइडर्स लायबिलिटी 5 लाख है, तो इक्विटी कितनी हुई? कैलकुलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। तो ये हो गई इक्विटी की कहानी। उम्मीद करती हूँ एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपको काफी क्लियर हुए होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।